Hello guys, welcome to Study Adda Legal. Today we are going to discuss about chapter 13 of the BNSS. चैप्टर 13 ऑफ द बीएनएसएस क्या है? इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो देखो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन टू पुलिस नहीं है, और इसी चैप्टर में हम लोग को पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो सीआरपीसी में ये चैप्टर था वो चैप्टर 12 में था, जो कि 154 से लेके 176 तक में दिया गया था। देखो 154 बहुत कॉमन सेक्शन था, एफआईआर से रिलेटेड सेक्शन था, लेकिन अब जो है बीएनएसएस में 173 जो सेक्शन है वो है हमारा एफआईआर से रिलेटेड, और टोटल चैप्टर जो है 173 से लेके 196 में दिया गया है। तो जो चैप्टर 13 हमारा बीएनएसएस का है, इसको हार्ट ऑफ द बीएनएसएस भी कहते हैं। हार्ट ऑफ द सीआरपीसी जैसे हम लोग कहते थे, वैसे ही हार्ट ऑफ द बीएनएसएस, ठीक है, लीवर ऑफ द बीएनएसएस, गुर्दा ऑफ द बीएनएसएस, ब्रेन ऑफ द बीएनएसएस, जो आपको मन करे वो बोलो। ठीक है, अब क्या है, हम लोग पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा आसपास के चैप्टर का देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर जो ये हमारा 13 है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर 14 है वो बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, कि मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन क्या होगा, कौन से केसेस को कौन से जजेस के द्वारा देखे जाएंगे, किस कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। तो इसके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर 14, जो कि सेक्शन 197 से लेके 209 तक में दिए गए हैं। ठीक है, एक बार ज्यूरिडिक्शन तय हो गया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस, यानी कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस, और वो कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लेता है? तो 210 सेक्शन में लेता है, 210। अब क्या है, 210 में हम लोग को कुछ बातें दी गई हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस कब लेता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है पता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना है। किसका माइंड? जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना। तो कॉग्निजेंस पहले 190 में था, अब 210 में है। ये बात करता है कि कॉग्निजेंस हम लोग लेंगे या तो पुलिस रिपोर्ट में लेंगे, या कंप्लेंट में लेंगे, ठीक है, या इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन उनको रिसीव्ड होता है तो वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेंगे, और नहीं तो सो मोटो लेंगे। ये 4 तरीके दिए गए हैं कॉग्निजेंस लेने का। अगर हम लोग बात करें कि कॉग्निजेंस 2 तरीकों को यहां के लेते हैं, तो अगर ऑन पुलिस रिपोर्ट लेंगे तो जिससे रिलेटेड हमारा चैप्टर 13 है, जो कि सेक्शन 173 से 196 जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर कंप्लेंट से कॉग्निजेंस लेता है तो उससे रिलेटेड चैप्टर 16 है, जो कि बात करता है सेक्शन 223 से लेके 226। एंड आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो कमिंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग होता है, यानी इशू ऑफ प्रोसेस। अब इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है कि अगर समन केस है तो समन भेजेगा, वारंट केस है तो वारंट भेजेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है प्लीड गिल्टी पूछता है कि हाँ आपको अपने जो लगे हुए आरोप मंजूर है, तो वो बोलेगा कि हाँ हुजूर हमको तो मंजूर है, तो वो भाई वहीं से जजमेंट वजमेंट होगा, और नहीं तो चार्जेस फ्रेम होंगे उस पर। सेक्शन 18 चैप्टर 18 में चार्ज दिया गया है, सेक्शन 234 से लेके 247 तक। अब आफ्टर चार्ज हम लोग का क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रायल जो है वो 4 तरीके के हम लोग को दिए गए हैं। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जो कि चैप्टर 19 में है, सेक्शन 248 से लेके 260। नेक्स्ट जो है चैप्टर 20 में वारंट ट्रायल, ठीक है, 261 से 273। उसके बाद चैप्टर 21 में समन ट्रायल, 274 से लेके 282, और चैप्टर 22 में समरी ट्रायल जो कि 283 से लेके 288 तक में दिए गए हैं। तो ये हमारा टोटल ओवरव्यू है आने वाले चैप्टर को लेके भी, और ये पूरा कंसेप्ट कि कैसे एक मैकेनिज्म काम करेगा, क्रिमिनल लॉ एक मोशन में कैसे आएगा उसके बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसके बारे में कि पुलिस रिपोर्ट एफआईआर क्या होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे बिगिन होगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां तक तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। चलो देखो, आज हम लोग जो एफआईआर पढ़ेंगे ना, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है। इसीलिए ये वीडियो जो है हमारा एफआईआर का चैप्टर का वीडियो, ये 3 पार्ट में कम से कम बनेगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी एकदम हवा में 2 सेक्शन पढ़ा के क्लॉज बता के वो निकलने वाला मेरे से काम नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में खुद पढ़ता हूं और आप लोग साथ शेयर करता हूं। ठीक है, चलो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हमारा सेक्शन ये इंट्रोडक्शन से हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 173 से लेके 196 में हम लोग को क्या बताया गया है, डील्स विथ द इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। यानी सेक्शन 173 से 196 में हम लोग को यह बात किया गया कि इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को कैसे दिया जाएगा और पुलिस ऑफिसर के पास पावर क्या है इन्वेस्टिगेट करने का, क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेट करने का, उसके बारे में हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, इंफॉर्मेशन जो पुलिस को दिए जाते हैं विच इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज या 2 एस्पेक्ट्स सच एज इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन उसको मिले, संज्ञ अपराध, ऐसे अपराध जो सीरियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो कॉग्निजेबल केसेस का जो इंफॉर्मेशन पुलिस कहां लिखती है, 173 जो एफआईआर होता है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उससे रिलेटेड सेक्शन क्या है, 174। ठीक है, हम लोग अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द चैप्टर, स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर का, ये जो हमारा चैप्टर 13 है बीएनएसएस का, इसका स्कोप क्या है। तो देखो, द टर्म इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L। इन्वेस्टिगेशन कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2L में डिफाइन है बीएनएसएस के। ये क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसीडिंग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं। क्या करते हैं, साक्ष्य की हम लोग जमा करते हैं, साक्ष्य को जमा करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय, अब इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है या एनी पर्सन के द्वारा किया जा सकता है विच इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट बट नॉट द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। ठीक है, कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन विच इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, यानी उसको मैजिस्ट्रेट के द्वारा अथॉरिटी मिला हो, लेकिन मैजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है एक लीडिंग केस है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट इज NNHN रिस्पुत वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, AIR 1955 SC 196। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो क्या क्या कंसिस्ट करती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला, प्रोसीडिंग ऑफ द स्पॉट, यानी पुलिस ऑफिसर कहां जाएगी, प्लेस ऑफ द ऑक्यूरेंस जाएगी। ठीक है, जहां पे जो घटना घटित हुआ है वहां पे जाएगी। ठीक है, प्रोसीडिंग ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट जो है असर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, पुलिस ऑफिसर नेक्स्ट क्या करेगी, असर्टेन करेगी क्या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है उस केस से रिलेटेड, उस घटना से रिलेटेड। उसके बाद डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस, यानी डिस्कवरी करेगी, खोजबीन करेगी, अरेस्ट अगर जरूरी है तो अरेस्ट करेगी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, सेम वही बात कि भाई पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस करेगी उस अपराध से रिलेटेड। इट में कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन एंड सर्च एंड सीजर ऑफ वेरियस थिंग्स। अब क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस में बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है घटना स्थल पे कि ये घटना कब हुई, कितने बजे हुई। ठीक है, कौन कौन आपने किसी को देखा, या फिर कुछ सर्च एंड सीजर, चाकू वाकू गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज को वो लोग करेगी। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, यानी फॉर्म करेगी अपना ओपिनियन को, मटेरियल एंड रिकॉर्ड को लेके आएगी। ठीक है, और एक्यूज्ड है उस पे हम लोग जांच करेगी कि भाई वो क्राइम कमिट किया है नहीं किया है, तो ये सब एक ओपिनियन फॉर्म करेगी। तो दीज आर दी कंसेप्ट जो कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या पुलिस ऑफिसर जनरली करती है उसका एक जिस्ट है, एक इंफॉर्मेशन है, जो कि हम लोग को HN रिस्बुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली इस केस में हम लोग को बताया गया था। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन
इनकॉग्निजेबल केसेस, जिसको हम लोग कॉमनली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर के नाम से जानते हैं। देखो एफआईआर कोई भी व्यक्ति ये सब जानता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लॉ कर रहे हैं उसी के बारे में, हर आम नागरिक जो है एफआईआर के बारे में जानता है कि एफआईआर होता क्या है, किसको दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 173 डील्स विद द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल केसेस। तो एफआईआर हमेशा क्या होता है, कॉग्निजेबल केसेस में दिया जाता है। कॉग्निजेबल केसेस किसको कहते हैं, ऐसे केसेस जो सीरियस इन नेचर हो, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, डकैती हो गया, तो दीज आर दी सीरियस ऑफेंसेस, सीरियस नेचर ऑफेंसेस है, तो हम लोग एफआईआर इन सब केसेस में देते हैं। तो हमेशा याद रखना कि एफआईआर किस केसेस में दिए जाते हैं, कॉग्निजेबल केसेस में, जिसको हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि द टर्म एफआईआर इज नॉट या हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन दिस संहिता, ठीक है। एफआईआर जो है हम लोग को कहीं पे भी इस संहिता में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी एफआईआर शब्द का परिभाषा, डेफिनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग एफआईआर का मतलब क्या समझेंगे, तो इसकी जानकारी हम लोग को कहां से मिली, तो एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री AIR 1960, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री AIR 1960। इसमें क्या है कि द टर्म एफआईआर हैज बीन डिफाइंड, इसमें जो है एफआईआर को डिफाइन किया गया था। क्या कहता है, एफआईआर मींस द इंफॉर्मेशन बाय whomsoever given टू दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। एफआईआर क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को दिया जाता है, इन रिलेशन टू दी कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। और किस लिए दिया जाता है, कि किसी अपराध की जानकारी के लिए दिया जाता है कि कोई अपराध घटित हुआ है, संज्ञ अपराध घटित हुआ है, एंड विच इज फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम, और जो प्रथम सूचना है, ठीक है, फर्स्ट इन दी, हम लोग एफआईआर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, कि पहली बार, ठीक है, प्रथम, फर्स्ट टाइम हम लोग कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे रिलेटिंग, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पुलिस ऑफिसर क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, कमेंट्स करती है, ठीक है। इन दी अदर वर्ड एफआईआर मींस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दी कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू पुलिस ऑफिसर फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अदर वर्ड में कहें तो एफआईआर क्या है, एफआईआर मींस इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू पुलिस इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। चलो यहां तक समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग सेक्शन को डील करते हैं, एकदम अच्छे से डील करेंगे, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस 173 एफआईआर का सेक्शन है। अब एफआईआर 154 नहीं रहा, 173 हो गया। देखो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बात हम बोल देते हैं कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, छोटा बनाइए। तो देखो मेरे साथ क्या है ना कि मैं भाई वैसे नहीं पढ़ा सकता हूँ जो तुरंत एकदम 5 मिनट में खत्म कर दो, 5 मिनट में एफआईआर खत्म, 6 मिनट में। जब भी पढ़ो मेरे वीडियो से तो एक चीज रखो कि भाई देखो हम लोग को कॉलेज में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, एकदम हवा में दिया जाता है। तो एक बार अपने लाइफ में पूरा एक एक सेक्शन, एक एक सब क्लॉज, प्रोविजन सब पढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद जीवन में उसको पढ़ने का जरूर है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है भाई वही पढ़ना, ठीक है। लेकिन एक बार पूरा का पूरा बेयर एक्ट को रंग दो, ठीक है, कि कहां क्या है, कहां क्या है। उसके बाद तो फिर रैपिड रिवीजन होगा, रैकनर होगा, ठीक है, एकदम 1 मिनट में खल्लास, वो सब होगा। लेकिन पहले पूरा डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। मैं भी भागता था कॉलेज में, इस साल पास आउट हुआ तो लगा कि भाई नहीं, डिटेल में पढ़ना चाहिए, सारे चीज को डिटेल में, क्योंकि लॉ क्या है, इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि हर एक पॉइंट का इंटरप्रिटेशन होता है। लॉ वही है लेकिन हर चीज बदलते रहता है, तो एक बार डिटेल में पढ़ो, ठीक है। मेरा बात मानना और कमेंट करना वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलो हम लोग सेक्शन में आते हैं वापस। सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, ये बात क्या कहता है, देखो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सीआरपीसी से, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस
इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, देखो जहां जहां कलर चेंज है ना, वहां वहां बेयर एक्ट में मार्क कर दो, क्योंकि सीआरपीसी में ये चीज नहीं था, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया मतलब कि कोई भी एरिया में हुआ हो, यानी 0 एफआईआर को अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया मतलब 0 एफआईआर का यहां पे बात हो रहा है। विच वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जहां पे भी वो ऑफेंस कमिटेड हुआ हो। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। मे बी, अब देखो हम लोग क्या है, यहां पे क्या बात हुआ कि इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस का देना, चाहे वो किसी भी एरिया में हुआ हो, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब कैसे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाएगा, तो क्या बोल रहा है, मे बी गिवन इन ओरल, ठीक है, राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अभी जोड़ा गया है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं एफआईआर का, तो या तो आप मौखिक रूप से दे सकते हैं, या लिखित रूप से दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा दे सकते हैं। अब किसको देना है, टू दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, किसको देना है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अब आप देने के बाद वो क्या करेगा, तो इफ गिवन ओरल, आप मौखिक रूप से दिए हैं, तो इट शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अंडर हिज डायरेक्शन एंड रीड ओवर द इंफॉर्मेंट। अगर आप मौखिक रूप से दिए हैं, ओरल रूप से दिए हैं, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन क्या है, वो उसको क्या करेगा, लिखेगा, ठीक है, या किसी के डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में किसी से लिखवाएगा। और जो इंफॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, सॉरी इंफॉर्मेंट है, जो एफआईआर दे रहा है, उसके समक्ष वो एफआईआर पढ़ेगा कि हाँ जी आप ये लिखा है कि फलना व्यक्ति 5 बजे को मारा है, ठीक है, 10 बजे आप वहां से लौट रहे, तो वो उसके सामने पढ़ के उसको सुनाएगा कि आपने ये बोला है, तो वो बोलेगा। उसके बाद क्या है, जैसे ही उसको रीड ओवर इट, और अगर ये लिखित रूप से दिया गया है, ठीक है, तो उस पे जो है, या मौखिक रूप से वो लिखा है, दोनों पे क्या करेगा, जो पर्सन वो दे रहा है यानी इंफॉर्मेंट का, उस पे सिग्नेचर कराएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या सुने कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस हम कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर देयर इज द ऑफेंस इज कमिटेड। अब कैसे देंगे, तो ओरल रूप से दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दे सकते हैं। देने के बाद वो क्या करेगा, तो अगर मौखिक रूप से दिए हैं तो वो उसको लिखेगा, या अपने डायरेक्शन में किसी से लिखवाएगा और इंफॉर्मेंट के सामने पढ़ेगा, ठीक है। लिखित रूप से है, या हम लोग लिखे हैं, तो उस पर क्या होगा, सिग्नेचर करवाएगा इंफॉर्मेंट का, ठीक है। यहां तक तो सही है। अब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दिए हैं, यानी ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से दिए हैं, तो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट, ठीक है। उसको रिकॉर्ड में लेगा कब, जब जो व्यक्ति उसको दिया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, उसको 3 दिन के भीतर आके सिग्नेचर कर देगा, तो ठीक है, जिस थाने वाने में दिए हैं वहां पे जाके सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ हुजूर इसने हमें तो तत्काल तुरंत हमने एफआईआर किया था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आज हम सिग्नेचर कर दे रहे हैं 3 दिन के अंदर। ये नया चीज है। अब देखो ये 3 दिन के अंदर सिग्नेचर करना क्यों जरूरी है, ये भी जरूरी समझ लो। ये इसलिए जरूरी है ताकि झूठ मूठ का जो फर्जी केसेस कोई कर दे ऐसे ही मजाक मजाक में, ये सब चीज से बचा जा सके। ऐसे ही कोई उठा पुठा रात में किसी पे केस कर दिया, और उसके बाद फिर मान के चलो उसका मन नहीं था, ऐसे ही गुस्सा में कर दिया, उसके बाद फिर सोच रहा है कि, तो इन सब चीजों से बचने के लिए उसको 3 दिन के भीतर आके उस जो इसने ऑनलाइन कंप्लेंट किया उसको सिग्नेचर भी करना होगा। अब क्या है, अब जो है, जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिला है, उसको एक वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसके सब्सटेंस को, ठीक है, अपने बुक में लिखेगा, अपने डायरी में लिखेगा,
ठीक है, जो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त है, और जिस बुक को हम लोग जनरल डायरी कहते हैं, ठीक है, ये सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट में दिया गया है। तो हर एक थाना में एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरी मिलता है, ठीक है, जिसमें वो सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, जिसको जनरल डायरी कहते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 173 का पूरा इंफॉर्मेशन था। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस देंगे कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। अब कैसे देंगे, तो ओरल रूप से दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रूप में दे सकते हैं। किसको देंगे, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को देंगे। वो क्या करेगा, अगर मौखिक रूप से दिए हैं तो वो लिखेगा या किसी के से लिखवाएगा और उसको पढ़ेगा इंफॉर्मेंट के सामने। लिखित रूप में दिए हैं या ओरल रूप में है तो उस पर जरूर वो सिग्नेचर करवाएगा उस व्यक्ति का जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी इंफॉर्मेंट से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से है तो उसको रिकॉर्ड में लेने से पहले 3 दिन के भीतर जो पर्सन उसको दिया है इंफॉर्मेंट उससे सिग्नेचर लेगा, ठीक है। अब क्या है, उस सब इंफॉर्मेशन का जो सब्सटेंस है पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अपने डायरी में नोट करेगा, ठीक है, जो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। और इस डायरी को जनरल डायरी, चेक डायरी कहते हैं, जो कि सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट में दिया गया है। तो यहां तक समझ में आ गया, आ ही गया होगा। अब भी नहीं आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। चलो अब देखो, कुछ प्रोवाइजो दिया गया है इस सेक्शन का। प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 173 क्या कहता है, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अ वुमेन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये सब सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखो, अगर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन किसी महिला के द्वारा दिया जाता है कि मेरे साथ इन सब घटना घटित हुई है, देखो ये रेप से रिलेटेड सेक्शन है, ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता में, और ये घटना क्या है, कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब घटना उसके साथ घटित ही हुआ, अगर ये सब घटना अटेम्प्ट भी हुआ है तो द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, ठीक है। तो इन सब घटना का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, कोई महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रोवाइजो, ये 2013 में ऐड किया गया था। क्या है ये प्रोवाइजो में, कि अगर किसी महिला के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि मेरे साथ ये घटना या तो कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, और कौन सी घटना, रेप से जुड़े हुए मामले, ठीक है, तो वैसे इंफॉर्मेशन जो है वो महिला पुलिस पदाधिकारी या कई अन्य महिला पदाधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा, और ये प्रोवाइजो 2013 में ऐड किया गया था। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड, फर्दर प्रोवाइजो इसका क्या कहता है, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इफ द पर्सन अगेंस्ट हुम अफर्मेंशन्ड ऑफेंस अंडर सेक्शन और भारतीय न्याय संहिता इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो भी एफॉरमेंशन्ड सेक्शन है वही रेप से जुड़े हुए मामले जो कि भारतीय न्याय संहिता के हैं, ठीक है। अगर कोई महिला कहती है कि ये मेरे साथ या तो कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, जिसके कारण उस महिला को या तो टेम्पररी या परमानेंटली कोई भी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि बहुत बार क्या होता है कि किसी के साथ रेप वेप कमिट होता है, मूवीज में हमेशा देखते होगे कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाती है, ठीक है, कि थोड़ा सा मेंटल इशू हो जाता है, बोलना चलना बंद कर देती है। शौक ऐसा लगता है भाई, किसी के साथ भी होगा ऐसा, तो किसी को भी शौक वॉक लग जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर को देने में असमर्थ हो जाती है, ठीक है। तो सच इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों को जो कि मेंटल परमानेंटली या फिर टेम्पररी किसी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रही हो उन सब अपराधों के कारण, तो वैसे इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे उस लेडीज के, उस वुमेन के घर पे, ठीक है। और नहीं तो ऐसे कन्वीनियंट प्लेस में जो कि उसका चॉइस होगा कि सर हम अपने मामू के घर पे सुरक्षित हैं, आप यहीं पे आके हमसे लिखवा लीजिए, ठीक है, तो हम उसके मामा के घर पे जाके लिखवाएंगे, या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जो कि उसके अकॉर्डिंग उसके चॉइस का होगा, और नहीं तो उसके रेसिडेंस पे जाके उसका इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर शैल बी प्रेजेंट। ये याद रखना कि जब हम लोग लिखवाने के लिए जाएंगे ना,
लिखने के लिए इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर, तो एक इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर शैल बी प्रेजेंट। देखो बहुत बार क्या होता है कि साइन लैंग्वेज में बताता है, जैसे कि कोई बोल नहीं पाती है, ठीक है, गूंगी लड़की के साथ रेप हो गया, ठीक है, या फिर वो शॉक हो गई, तो एक स्पेशल एडुकेटर होता है या फिर इंटरप्रेटर होता है जो कि साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, या फिर स्पेशल एडुकेटर, तो ये लोग मौजूद होना चाहिए, ठीक है। सच रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और ऐसे जो रिकॉर्डिंग हो गए सब्सटेंस का, इंफॉर्मेशन का जो रिकॉर्डिंग होगा उसको वीडियोग्राफ्ड भी करना है, ठीक है, यानी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। The police officer shall duty bound to get the statement of person recorded by a magistrate under section 183(6)(a) as soon as possible। तो ये वाला हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इसको वहां पे हम समझाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 में जो हम लोग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, फ्री ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देंगे और विक्टिम को देंगे, ठीक है। ये विक्टिम शब्द अभी जोड़ा गया है बीएनएसएस में, पहले सिर्फ इंफॉर्मेंट लिखा हुआ था, अब जो है विक्टिम शब्द भी लिख दिया गया है, ठीक है। तो आफ्टर हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका कॉपी वो पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेंट या विक्टिम को देगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा सीआरपीसी है भाई, आराम से पढ़ो, आराम से बस सुनो यार, कहानी जैसा एकदम रटा जाओगे, पूरा एकदम याद हो जाएगा भाई सीआरपीसी। अब देखो एक नया प्रोवाइज सब सेक्शन जोड़ा गया है 170 सब क्लॉज 173 का सब क्लॉज 3, पहले सीआरपीसी में ये नहीं था। अब ये क्या बात करता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ 3 years और मोर एंड लेस देन 7 years, यानी ऐसे अपराधों की सूची, ठीक है, उस ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध जिसकी जो सजा है वो 3 साल से अधिक है, 3 या 3 साल से अधिक है लेकिन 7 साल से कम है, तो ऐसे अपराधों में क्या प्रोसीडिंग होगा, ठीक है। तो सेक्शन 173 का सब क्लॉज 3 कहता है कि वैसे अपराध प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच पनिशेबल विद द imprisonment of 3 years एंड मोर बट लेस देन 7 years, यानी ऐसे अपराध जिसकी सजा जो है वो 3 साल से अधिक हो, 3 या 3 साल से अधिक हो और लेस देन 7 years हो, तो वैसे में द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑफिसर इन चार्ज मे विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये क्या कहता है समझो कि 173 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि वैसे अपराध जिसमें इंप्रिजनमेंट क्या है 3 साल या 3 साल से अधिक है लेकिन 7 साल से कम है, ऐसे अपराध में पुलिस ऑफिसर जो है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन है, वो प्रायर परमिशन लेगा किससे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी डीएसपी के रैंक से नीचे का नहीं ले सकता है, ठीक है। और अगर परमिशन क्या चीज का लेगा, परमिशन ये चीज का लेगा टू कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। क्या चीज का परमिशन लिया है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का, और किस लिए, ताकि हम लोग प्राइमा फेसिया ये जान सके कि ये जो केस है ये रियल में ये घटना घटित हुआ है या नहीं घटित हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा पावर मिल गया है, ठीक है, कि अगर कोई ऐसे अपराध हैं जिसमें जो सजा है वो 3 साल या 3 साल से अधिक है, 7 साल से कम है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर डीएसपी का परमिशन लेके एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है। क्या चीज के लिए, कि प्राइमा फेसिया ये चेक करने के लिए कि केस बनता है कि नहीं बनता है, और ये जो प्रोसीडिंग होगा वो कितने दिन का होगा, विद इन 14 days, यानी 14 दिन के अंदर ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना होगा। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि प्राइमा फेसिया केस बन रहा है तो पुलिस ऑफिसर ये सब फालतू काम नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोसीड करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 173 का सब क्लॉज 4। 173 का सब क्लॉज 4 क्या चीज से बात करता है, इफ द ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज टू
रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है, एफआईआर लिखने से मना कर रहा है। अरे बहुत कॉमन है भाई ये चीज तो, कि पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, एफआईआर लिखने से ही मना कर रहा है कि जाइए हम नहीं लेंगे आपका एफआईआर, आप तो किस पे केस करने आए, बहुत बड़ा आदमी है, हम नहीं लेंगे उसके खिलाफ में। तो वैसा व्यक्ति, वैसा एग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ सच कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, आप जाइए किसी और से लिखवाइए। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय सच रिफ्यूजल में सेंड द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट। ठीक है, या तो लिखित रूप से और बाय पोस्ट किसको भेजेगा, एसपी साहब को भेजेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेगा, जो भी उसके कंसर्न होंगे। अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर रहा है एफआईआर लिखने से, तो जो एग्रीव्ड व्यक्ति होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लिखित रूप से या पोस्ट के रूप में क्या करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो चीज सब्सटेंस जो है वो भेजेगा। अब क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके बाद क्या करेगी, तो एसपी साहब या तो इन्वेस्टिगेशन खुद से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर किसी को डायरेक्ट करेंगे, कोई भी उनके सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को, कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा जानकारी मिला, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तुम करो। ठीक है, फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो भी इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, तब जो एग्रीव्ड व्यक्ति है वो कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, सच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू डेट ऑफेंस। ठीक है, और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा इस जगह पे, जिसको पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ डायरेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट को, तो उसके पास वो सब पावर होंगे जो कि एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के पास होते हैं। तो अब फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, इससे रिलेटेड तुम लोग अपने बेयर एक्ट में लिख लो, सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 रीड विथ 175 सब क्लॉज 3 एंड 175 सब क्लॉज 4। ठीक है, बाद में बताएंगे क्या है इसमें। अब यहां तक हम लोग समझ गए होंगे, एफआईआर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईआर, यानी एफआईआर लिखने का हमारा देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, पहला, टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन। हमारा एफआईआर देने का पहला काम क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, कि कैसे क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, एंड ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन ऑफ एलिज्ड ऑफेंस फॉर द इंफॉर्मेंट एंड पुट इनटू राइटिंग बिफोर हिज मेमोरी फेड्स। और इसको लिखित रूप में इसलिए लिखना है क्योंकि अगर देखो इंसान का दिमाग है भाई, भूल जाता है भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग, याद करते हैं बीएनएसएस, भूल जाते हैं, चैप्टर आगे पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो भाई बोला कि इसीलिए एफआईआर लिखना जरूरी है, ताकि लिखित रूप से, ताकि जो इन्फॉर्मेंट है वो भूल ना जाए क्या घटना उसके साथ घटित हुआ है। और क्रिमिनल लॉ इन मोशन ये कहा गया था हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड कम फ्रॉम एन आई विटनेस ओनली, इट कैन हियर से ऑल्सो। मतलब एफआईआर भाई हियर से भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जो आई विटनेस है वही एफआईआर लिखवाएगा। ठीक है, हियर से भी हो सकता है। In order of information to be qualified as an FIR, there must be something in nature of a complaint or acquisition regarding commission of a cognizable cases। ठीक है, ये तो सही बात है कि जो FIR होगा वो commission of a cognizable offense से related होना चाहिए। ठीक है, a cryptic message recording an occurrence cannot be termed as FIR। ठीक है, क्रिप्टिक मैसेज क्या होता है, हम फोन किए अभी तुरंत फोन किए, हेलो सर घटना, सर जानते हैं मर्डर हो गया, ओके सर रख रहे फोन, ये क्या है ये भाई हंसना मत, ठीक है, इस तरह का होता है भाई, मतलब कि हम खुद देखे हैं, मतलब कि कोई फोन करके ऐसे, तो भाई ये सब क्या है क्रिप्टिक, भाई कहाँ मर्डर हुआ, कैसे मर्डर हुआ, कौन किया, ठीक है, ये सब कुछ बताया ही नहीं, तो भाई ये सब को कैन नॉट बी टर्म्ड एज एफआईआर, तो इसको एफआईआर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कहा गया था
पताती एलियस कृष्णा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और भगवान जगन्नाथ मरकज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जय जगन्नाथ, ठीक है। इवन नॉट साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। अच्छा, साइंड बाय इंफॉर्मेंट भी नहीं रहे तो उसको भी एफआईआर हम लोग नहीं मानेंगे। भगवान जगन्नाथ मरकज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके केस में ये कहा गया था। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। क्रिप्टिक जो मैसेज होता है वो एफआईआर होता है कि नहीं, बताओ अब जल्दी से। नेक्स्ट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। इस केस में क्या कहा गया था? द कोर्ट शुड हेल्ड दैट द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर इफ द केस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया था कि भाई अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो पुलिस ऑफिसर क्या है, ड्यूटी बाउंड है उसको रजिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट केस, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एज वेल एज इन ललिता कुमारी सुप्रा, ठीक है, हैज हेल्ड दैट द वर्ड इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 154 नाउ इन 173 इज नॉट क्वालिफाइड विद द टर्म रीजनेबल, ठीक है, बाय ओमिटिंग द वर्ड रीजनेबल एंड क्रेडिबल the intent of legislature is to clear that no discretion given to the police officer to lodge the FIR। अब ये क्या है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल या ललिता कुमारी में क्या कहा गया था? दोनों में ये कहा गया था कि जो हमारा सेक्शन FIR से रिलेटेड है यानी 173, ये बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर, ना कि रीजनेबल या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी से नहीं बच सकता है कि हम तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको रीजनेबल नहीं लग रहा था। ठीक है, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो दैट पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर सच एफआईआर। ठीक है, लॉज सच एफआईआर। इन जोगेंद्र कुमार वर्सेस के केस में क्या होता है? जोगेंद्र कुमार केस में द कोर्ट हैज क्लेरिफाइड दैट registration of FIR is compulsory but the arrest of accused immediately after registration of FIR is not mandatory। जोगेंद्र कुमार के केस में कहा क्या गया है कि कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड जो FIR है उसको लॉन्च करना ये मैंडेटरी है, लेकिन FIR रजिस्टर करने के बाद पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करे ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नो अरेस्ट इज मैंडेटरी। अब क्या है, एक केस था ऊपर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, केस इन विच प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी मेड। देखो पहले क्या था कि हम लोग इस केस से गवर्न होते थे, अब तो भाई साफ साफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है हमारा कि भाई अगर 3 साल या 3 साल से अधिक पनिशेबल वाला ऑफेंस है या 7 साल से कम है तो क्या कर सकते हैं, FIR प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं 14 दिन के प्राइमा फेस का केस जानने के लिए। लेकिन ललिता कुमारी सुप्रा केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शन देता है कि फॉलोइंग कैटेगरीज में अगर पुलिस ऑफिसर को कोई FIR लिखवाना है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। वो कौन से थे 5 कैटेगरीज? तो मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट है, इसमें आप पुलिस ऑफिसर के पास पावर था प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का। दूसरा कमर्शियल डिस्प्यूट है, तीसरा मेडिकल नेग्लिजेंस का केसेस है, करप्शन केसेस है, और 5वां केस वेयर देयर इज एबनॉर्मल डिले इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी डिले होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में। तो इन सब जगहों पे पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती थी एज पर दी गाइडलाइन ऑफ द ललिता कुमारी केस। ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब लेकिन 173 का सब क्लॉज 3 तो भाई अपने में ही बात कर रहा है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है M सुब्रमण्यन वर्सेस S जानकी, 2020 का केस है, रीसेंट केस है, देख लो भाई तुम लोग के लिए डाल दिए हैं रीसेंट केस लॉज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर FIR देन द इंफॉर्मेशन हैज टू फर्स्ट अप्रोच SP। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर FIR से लिखने से मना कर देता है तो इंफॉर्मेंट क्या करेगा, इंफॉर्मेंट सबसे पहले SP को अप्रोच करेगा अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 ऑफ द BNSS एंड देन बिफोर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 टू दी ऑफ द BNSS।
रिट पेटिशन कैन नॉट बी फर्स्ट रिकोर्स अनलेस दिस रेमेडीज आर एग्जॉस्टेड नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एसपी के पास गए नहीं, मजिस्ट्रेट के पास गए नहीं, आप रिट कर दिए कि भाई एफआईआर नहीं लिख रहा है ये वो, तो ये मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच दी एसपी, और एसपी के पास भी आपके पास रेमेडी नहीं मिलता है तो उसके बाद आप कंप्लेंट टू दी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये रिसेंट 2020 का केस है, एम सुब्रमण्यन वर्सेस एस जानकी। नेक्स्ट जो हमारा केस है, द फाइलिंग ऑफ एफआईआर आफ्टर पासिंग ऑफ द अवार्ड बाय लोक अदालत वाज होली अनजस्ट एंड इलीगल। तो एफआईआर जो है आफ्टर पासिंग अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, ठीक है, वो क्या है, होली अनजस्ट एंड इलीगल है। ठीक है, द सेम वाज नॉट परमिसेबल बीइंग अगेंस्ट द टर्म ऑफ द अवार्ड। ये कहा गया था सलीम अहमद वर्सेस स्टेट 2019 का केस है। अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज। तो अवार्ड क्या होता है, फाइनल होता है, बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज होता है। तो फिर भाई एक बार अवार्ड मिल गया तो फिर एफआईआर नहीं कीजिए, काउंटर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, एफआईआर। तो ये सब कुछ केस लॉस थे, इंपॉर्टेंट केस लॉस। अब क्या है, डिले इन एफआईआर। ठीक है, एफआईआर आज हम लोग पूरा एकदम बढ़िया से करके जाएंगे कि देखो ये क्या है ना, एकदम मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन रहता है सीआरपीसी का, बीएनएसएस का। ठीक है, तो कुछ भी केस लॉ, इतना में से कुछ भी केस लॉ, एक एक भी केस लॉ याद रखोगे तो तुम्हारा एक कंप्लीट आंसर होगा एफआईआर से रिलेटेड। और जो प्रैक्टिस एडवोकेट हैं, जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो भी बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनको भी कुछ रिसेंट केस लॉज मिल जाएंगे उनके लिए। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिले इन एफआईआर से रिलेटेड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन प्रॉम्प्ट एज सून एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज नॉट ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन not only regarding the accused but also part played by the accused, nature of incident और name of the witness। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द एफआईआर सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अर्ली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस दे। एफआईआर जो है एक्यूज्ड ऑफ द नेम, नेचर ऑफ द इंसिडेंट, नेम ऑफ द विटनेस, ये सब चीज हम लोग को बताता है। ये गजानन दशरथ खत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस में है। नेक्स्ट है पालिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉर्मली व्यूड बाय द कोर्ट इज सस्पिशियस बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंकक्शन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द डिले एंड अफोर्ड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या है, पालिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये कहा गया, ठीक है, कि भाई जो डिले इन एफआईआर है वो पुलिस जो कोर्ट है वो सस्पिशियस नज़र से देखती है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एक्यूज्ड है वो भाई क्या है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ लगा बढ़ा के बोलेगी इसमें। ठीक है, और क्या है, आपको एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों डिले हुआ है एफआईआर में। If the delay in lodging FIR is satisfactorily explained, the court will decide the matter on merit without giving such importance to such delay। अगर भाई delay in FIR जो है आपने satisfactory प्रूव कर दिया कि हाँ हुजूर इन सब कारण के कारण हमने, देखो हम जब केसेस को अगर देखते हैं तो उसमें अगर डिले होता है एफआईआर को मर्डर वर्डर के बाद, तो बहुत जगह ये लिखा रहता है कि क्योंकि हम फ्यूनरल जो राइट्स है उसमें बिजी हो गए थे, संस्कार करने लगे। ठीक है, तो जिसके कारण 14 दिन का डिले हो गया एफआईआर में। तो ये सब जो है कोर्ट जो है फिर ना मेरिट पे कंसीडर करने लगता है कि हाँ भाई फिर तो मेरिट पे कंसीडर करेंगे। तो यही केस कहा गया था आर राजगोपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ एआईआर 2019 के केस में, कि अगर डिले ऑफ एफआईआर सेटिस्फैक्टरी है तो भाई जो कोर्ट है वो मेरिट पे केस को सुनेगी। मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2017 का केस है। इवन लॉन्ग डिले इन लॉजिंग एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन नॉट बी कंडोन्ड if the information has motive for implicating the accused। ठीक है, यानी अगर इंफॉर्मेंट का ये मोटिव नहीं है कि हम एक्यूज को फंसाएं वसाएं, तो भाई लॉन्ग डिले ऑफ एफआईआर भी कभी कभी चल सकता है, बट मेरिट पे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड एफआईआर। देखो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार तो डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद फिर आराम से इसको पढ़ते रहना।
छोटा छोटा। इन अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर कैन नॉट बी सेकेंड FIR where the information concerned the same cognizable offense alleged in first FIR। तो इसमें क्या कहा जाता है कि भाई देखो क्या है कि सेकेंड FIR नहीं किया जा सकता है जब जो सेम इंफॉर्मेशन है वो पहले एक FIR में किया जा चुका है। तो ये सब उसी से रिलेटेड है। कृष्णा लाल चावला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकेंड FIR विच इज नॉट अ क्रॉस केस irrespect of an offense of different offense committed in course of same transaction is not only impermissible but it violates article 21 of the constitution। ठीक है, तो ये कृष्णा लाल चावला में कहा गया। अर्नव राजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है। सुप्रीम कोर्ट held that subsequent FIR in respect of same कनेक्टेड कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल। अरे भाई सेम बात बोल रहा है कि एक ही कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड FIR में 50 को आप FIR थोड़ी कर दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड जो FIR है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे FIR को क्वाश कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द FIR, यानी FIR का एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है। FIR इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, इट इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, FIR क्या है, FIR एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाता है, लेकिन इसको सब्सटेंसिव पीस ऑफ द एविडेंस नहीं मान सकते। सब्सटेंसिव पीस ऑफ द एविडेंस मतलब कि इसी के सोल बेसिस पे किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में इसको कहा गया था। सी मंगेश के केस में क्या कहा गया था, FIR was not substantive evidence and could only be used in corroborate it। ठीक है, सब्सटेंसिव देखो सी मंगेश के केस में ये कहा गया था कि भाई देखो FIR जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है और सिर्फ इसका यूज जो है कॉर्पोरेशन के लिए किया जा सकता है। इन द व्यू ऑफ सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, FIR can also be used for cross examination of the informant for contradicting him। तो FIR का यूज जो है हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान भी कर सकते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट है कॉपी ऑफ FIR अपलोडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछता है ये। ठीक है, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था, द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द कॉपी ऑफ FIR मस्ट बी अपलोडेड on the police or a state government website within 24 hours to 72 hours as per the geographical condition but exempted in sensitive case। ठीक है, तो FIR जो है आपको विदिन 24 to 72 आवर्स आपको अपलोड करने होंगे पुलिस पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पे। ठीक है, FIR अगर किसी एक्यूज्ड के द्वारा दिया जाता है तब उसका क्या पोजीशन हो, तो FIR बाय एक्यूज्ड, इफ द FIR इज गिवन बाय द एक्यूज्ड हिमसेल्फ देन इट कैन बी ईदर। तो FIR क्या हो सकता है, या तो कन्फेशनल हो सकता है या नॉन कन्फेशनल हो सकता है। ठीक है, कन्फेशनल FIR, इफ द FIR इज कन्फेशनल इन नेचर, यानी कन्फेस कर रहा है कि हाँ हुजूर हम तो मार कहीं आ गए हैं, उसका मर्डर मूडी मेरे हाथ में है, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड informant, it would be hit by the section 23 subclause 1 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर नॉन कन्फेशनल FIR है, इफ द FIR इज नॉन कन्फेशनल इन नेचर इट कैन बी एडमिसेबल इन एविडेंस अंडर सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम शोइंग हिज कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये था FIR से रिलेटेड केस लॉ। बहुत हो गए केस लॉ भाई, इतना केस लॉ पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन क्या करें। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा 173। भाई बहुत लंबा वीडियो खिंचाया। 173 के बाद अब आप इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन सच केसेस। अब क्या है, हम लोग अभी पढ़े कि कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन कैसे देना है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन कैसे दिया जा सकता है। सेक्शन 174 का सबक्लॉज 1 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, सच ऑफिसर राइट डाउन द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द बुक केप्ट बाय सच ऑफिसर। अगर देखो इंफॉर्मेशन अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के द्वारा दिया जा रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ क्या करेगा ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कि उसका जो सब्सटेंस है वो अपने बुक में उसको लिखेगा
और क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर जो है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, वैसे व्यक्ति को, इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के समक्ष रेफर कर देगा कि जाइए, आप वहां पे जाइए। और क्या करें, फॉरवर्ड द डेली डायरी। डेली डायरी क्या होता है, रोज नामचा जिसको कहते हैं। अरे सन्हा वन्हा लिखवाने जाते हैं तो एक डायरी रखता है, ठीक है, उसमें वो लिखता है कि आज ये व्यक्ति आया, इसके इस तरह की जानकारी हमको प्राप्त हुई, ठीक है। तो सन्हा वन्हा जो है, डेली डायरी जो है, रिपोर्ट जो है हर फोर्टनाइटली, ठीक है, यानी 14 दिन पर मैजिस्ट्रेट को देगा, जो भी उस लोकल एरिया के मैजिस्ट्रेट होंगे। 174 सब क्लॉज 1 क्या कहा कि भाई अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देने आए हैं तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उसके सब्सटेंस को लिखेगा, ठीक है, या और रेफर कर देगा मैजिस्ट्रेट के समक्ष। और जो रोज नामचा होगा, डेली डायरी होगा, उसको 14 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट को भेजेगा हर हमेशा, ठीक है। सेक्शन 174 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, फर्दर प्रोवाइड्स दैट द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैविंग द पावर ऑफ सच केसेस, ठीक है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। 174 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, इफ द मैजिस्ट्रेट परमिट्स द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 174 सब क्लॉज 2 देन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन एज एन ऑफेंस इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का पावर मिल जाता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास सेम पावर होगा जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन चार्ज के पास पावर होता है मामला को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इट मस्ट बी नोटेड here that even if the magistrate permits the investigation, still the police cannot the arrest accused in non-cognizable cases without the warrant of। ये क्या कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन का अगर परमिशन मिल भी गया तो भी पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। नोट याद रखना, इफ द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर्ड, ठीक है, orders in good faith investigation under 174 the proceeding shall not be vitiated merely on the ground, ठीक है, सेम ग्राउंड। अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देता है गुड फेथ में, ठीक है, तो वैसा प्रोसीडिंग विसिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 506 सब क्लॉज बी कहता है। 174 का सब क्लॉज 4 ये कहता है, इन अ सिचुएशन अराइज वेयर द केस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉग्निजेबल एज वेल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन सेक्शन 174 सब क्लॉज 4 प्रोवाइड्स दैट। अच्छा देखो ये क्या कहता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऐसा जानकारी मिलता है कि जो अपराध है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों चीज हुआ है, ऑफेंस में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों चीज है, तो पुलिस ऑफिसर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मानेगा, ठीक है। अरे मतलब कि इसमें क्या हुआ ना कि दोनों तरह का अपराध हुआ है। सिचुएशन कभी कभी होता है ना कि बोथ कंसिस्ट, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों अपराध हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही उसको मान के चलेगा, नॉन कॉग्निजेबल नहीं मानेगा। 174 सब क्लॉज 4 यही बोला है, ठीक है। अब आते हैं 175 में। 175 क्या है, पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है इन्वेस्टिगेट करने का कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है। 175 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, कन्फर्स एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, यानी अगर कॉग्निजेबल केसेस है तो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। कोर्ट हैविंग jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 14 section 197 to 209 on this Sahita. In simple terms, it can be said that the jurisdiction of police to investigate a cases within the limit of police station, यानी जो पुलिस ऑफिसर है लिमिट, अपना जो लिमिट है जुरिडिक्शन है उसी के अंतर्गत जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो 175 का सब क्लॉज 1 क्या कहा
कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि कॉग्निजेबल केसेस में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन रिलीव होता है तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन का वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन करेगा। ठीक है, ये कहा 175 का सब क्लॉज 1। इसमें एक न्यू प्रोवाइजो जोड़ा गया है। न्यू प्रोवाइजो ये जोड़ा गया है, प्रोवाइड्स दैट द कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केसेस। ये बोला कि नेचर ऑफ द ग्रेविटी को देखते हुए, कि अपराध का इतना बड़ा सजा को देखते हुए जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डीएसपी को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आप इन्वेस्टिगेट कीजिए इस केस को। ठीक है, 175 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? 175 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस मेक इट क्लियर दैट एनी इरेगुलरिटी इन्वेस्टिगेशन विल नॉट विसिएट द ट्रायल। ठीक है, ये कहा गया HN ऋषभ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। मतलब कि कोई भी तरह का पुलिस ऑफिसर जो है अगर इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो वो जो इरेगुलरिटी है उसके कारण जो इन्वेस्टिगेशन है वो विसिएट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच शैल at any stage be called in question on the ground that in the case on which such officer is not empowered under this section to investigate। सही बात है कि भाई आप पुलिस ऑफिसर के पास ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन ही गलत है, इसमें तो पुलिस ऑफिसर को जुरिडिक्शन ही नहीं था इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3। ठीक है, 175 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210 कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस के बारे में बात करता है कि प्रत्येक मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। ठीक है, अंडर सेक्शन 210 कि मे आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो देखो ये चीज नया जोड़ा गया है। ठीक है, प्रियंका श्रीवास्तव के केस को यहाँ पे डील किया गया। प्रियंका श्रीवास्तव के केस में क्या किया गया था कि 156(3) में जब आप जो है अगर कंप्लेंट करते हैं मैजिस्ट्रेट को तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई? डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए कि पुलिस ऑफिसर आप फिर से इन्वेस्टिगेट कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर किया गया नए में कि भाई पहले क्या होता था ना कि पुलिस जो वकील सब होते थे या इंफॉर्मेंट सब एफआईआर करने जाते ही नहीं थे पुलिस स्टेशन में। डायरेक्ट क्या होता था कि डायरेक्ट कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट करने लगते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था? कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट को भी ओवरबर्डन हो जाते थे, अपना रिमेडी इस्तेमाल करते ही नहीं थे, ना एफआईआर करते थे, ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते थे, डायरेक्ट कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। अब लेकिन 175 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर आप कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट करने आए हैं तो भाई वैसे डॉक्यूमेंट को आपको एक एफिडेविट से क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा। ठीक है, और तब मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। अब क्या है कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? तो मैजिस्ट्रेट में इधर एक्सेप्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 मैजिस्ट्रेट करेगा। क्या करेगा? तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लेगा और ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और रजिस्टर इट्स कंप्लेंट और प्रोसीड अकॉर्डिंगली और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? या तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर देगा पुलिस ऑफिसर को, और नहीं तो देखेगा कि कोई जरूरत तो आपका रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन को। इफ द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट अपॉन एन एप्लीकेशन अंडर 175 सब क्लॉज 3 नो रिवीजन शैल लाई। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देगा या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट तो उस पर किसी भी तरह का रिवीजन लाई नहीं करेगा। However, if the magistrate reject the application, the revision will lie। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो कोई रिवीजन नहीं होगा, अगर रिजेक्ट कर देगा तो रिवीजन हो सकता है। रीसेंट सेक्शन 175 बीएनएसएस से का एक रीसेंट जजमेंट है, अभी हाल फिलहाल का है, 13 दिसंबर का ये जजमेंट है। जिस समय हम नोट्स बना रहे थे तो उसका का रीसेंट था वो। ठीक है, मैजिस्ट्रेट
कैन नॉट ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर लाइक अ रबर स्टैंप। ठीक है, मैजिस्ट्रेट एक रबर स्टैंप की तरह नहीं काम करेगा कि भाई तुरंत कोई इंफॉर्मेशन आया तो रजिस्टर कीजिए, रबर स्टैंप के जैसा। स्पेशली इन कंप्लेंट अराइजिंग फ्रॉम फैमिली डिस्प्यूट। राजस्थान हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। न्यू सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि प्रोवाइड्स दैट एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट सब्जेक्ट टू। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो इम्पावर्ड है, ठीक है, कि अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, कंप्लेंट मिलता है कि पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो वैसे जो मैजिस्ट्रेट हैं, अरे देखो क्या है यार, यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि भाई अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट को ये मिलता है इंफॉर्मेशन कि हम एफआईआर लिखवाने गए थे, पुलिस ऑफिसर तो एफआईआर लिखने से मना कर दिया, ठीक है, सुपरिटेंडेंट भी अपना कुछ काम वाम नहीं कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में जो कंप्लेंट अगर करता है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम, यानी उसके सुपीरियर ऑफिसर से ये पूछेगा कि हाँ भैया बताओ, काहे आपका सिपाही जी थाना प्रभारी एफआईआर काहे नहीं लिख रहा है, ठीक है। आफ्टर कंसिडरेशन एंड असर्टेंस मेड बाय द पुलिस सर्वेंट एज टू सिचुएशन दैट लीड टू इंसिडेंट सो एलेज, ठीक है, उसके बाद जो भी असर्टेन किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, तो ये सब है 175 का सब क्लॉज 4। कुछ खास नहीं है वैसा भाई, नया चीज है, याद रखना। इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ पे देख लो, मैजिस्ट्रेट हैज नो अथॉरिटी टू ऑर्डर एनी इन्वेस्टिगेशन बाय एजेंसी अदर देन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि भाई वो किसी सीबीआई को डायरेक्ट कर रहे कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है, या फिर किसी अथॉरिटी। मैजिस्ट्रेट सिर्फ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जयंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द मजिस्ट्रेट अप्लाई हिज माइंड फॉर ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर 156(3), अभी 175 सब क्लॉज 3, ही कैन नॉट बी सेड दैट द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, तो उसको कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इज नेचर ऑफ प्री एम्प्ट्री रिमाइंडर और इंटीमेशन टू द पुलिस टू एक्सरसाइज देयर प्राइमरी ड्यूटी एंड पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो ये वही है। और कुछ इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ये सब है कि बाय कोर्ट शैल नॉट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग में कोर्ट जो है इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड दैट द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर 175 सब क्लॉज 3 इज वेरी वाइड, ठीक है, बहुत वाइड पावर है। ऑल पावर नेसेसरी, इंसिडेंटल और इम्प्लाइड आर अवेलेबल टू मैजिस्ट्रेट टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन मैटर। मैजिस्ट्रेट कैन इन्वोक पावर अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, ठीक है, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? वेदर अ मैजिस्ट्रेट इज बाउंड अप to pass an order to each and every application under section 156 sub clause 3 now 170 for investigation by police। क्या मैजिस्ट्रेट जो है बाउंड है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को वो एप्लीकेशन को इंटरटेन करे, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, ठीक है, टू पास एन ऑर्डर ऑन ईच एंड एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3, ठीक है। Whether a magistrate can treat application under section 156(3) as a complaint, तो मैजिस्ट्रेट जो है 156(3) यानी 175(3) को कंप्लेंट के रूप में ले सकता है। तो इन सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट हैज द अथॉरिटी टू ट्रीट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 एज अ कंप्लेंट, तो कंप्लेंट के रूप में भी वो ले सकता है और उसके बाद वो अपना काम कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में था ये, लेकिन बहुत काम आएगा एक बार जो जुडिशियरी के प्रिपरेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से था भाई ये,
ठीक है, तो बहुत काम आएगा। नोट्स के लिए वही है कि भाई मेंबरशिप लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट, नोट्स भेज दूंगा। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू सो मच।